नमस्कार। अब जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कामकाज संभाल लिया है, धूम-धड़ाके के साथ संभाल लिया है, तो ऐसे में बहुत सारे भारतीयों के मन में ये इच्छा हो रही है या जानने की उत्सुकता लगातार बनी हुई है कि अब अमेरिका और भारत के संबंध कैसे होंगे? और संबंध खास तौर से जब कमला हैरिस भी वहाँ पर हैं, भारतीय मूल की हैं और उपराष्ट्रपति बन गई हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल संबंधों को लेकर के है, भारत-चीन से संबंधों को लेकर के है और उससे ज़्यादा भारत के आर्थिक हित कितने सुदृढ़ रहेंगे, क्या होगा, किस तरीके का होगा और क्या रूप लेगा? क्योंकि तय है कि बाइडेन ट्रंप नहीं है और वो दूसरे खेमे के हैं और ट्रंप के साथ चाहे कैसा भी हो, दिखावटी तो बहुत अच्छा था भारत के साथ संबंध, लेकिन अब क्या सचमुच दिखावटी शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार बीच-बीच में ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, ट्रंप की वजह से खराब हो रही हैं, जबकि ये माना जा रहा था कि दोनों ही जिस विचारधारा के देश हो गए थे, जिस विचार देश का मतलब सरकारें हो गई थी, तो उसमें बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। था बल्कि कहना चाहिए। अब स्थितियाँ कैसी रहेंगी और ख़ास तौर से बाइडेन के रुख को देखते हुए उनकी सरकार के नए रूपरेखा को लेकर के, तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, दादा जयन दास गुप्ता जी, जो कि डब्ल्यूटीओ में एम्बेसडर रह चुके हैं और अमेरिका की हर गतिविधि पर दादा की बड़ी निगाह रही है। बहुत-बहुत स्वागत दादा आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए कि आपने इस मौके पर भी बहुत अति व्यस्तता में समय में से हमारे लिए समय निकाला। मेरा पहला सवाल यही होगा कि मतलब जो मूल बात है कि भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर के जो लोगों में आशंकाएँ हैं, क्या ऐसी होंगी या जो जैसा कि अमेरिका की नीति चली आ रही है, वो लगभग पुरानी ढर्रे पे चलती हैं, पुराने तरीके से चलती हैं? क्या आपका मानना है? बाइडेन साहब के आने से कुछ तो परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन बहुत मूलभूत परिवर्तन या बहुत ही रेडिकल कोई चेंज की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम बाइडेन साहब की नीतियों पर ध्यान दें और उनके जो चुनाव के समय में उन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे, उनकी बात देखें तो उनके अधिकतर कमिटमेंट्स एक दो को छोड़कर वो डोमेस्टिक अरीना के लिए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ लोगों को टीकाकरण उनका होगा कोविड के विरुद्ध 100 दिन के अंदर। उसके बाद इकोनॉमिक रिवाइवल जो यूएस की है उस पर उनका बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, समय उनका उस पर वो लगाएंगे। तीसरी बात है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में इसमें एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा, चूँकि क्लाइमेट चेंज हमारे दर्शकों को याद होगा, उसमें प्रेसिडेंट बराक ओबामा जिनके वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन और जॉन केरी जिनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसके बाद में अभी बाइडेन साहब जब शपथ उन्होंने लिया है तो जॉन केरी को उन्होंने अपना स्पेशल प्रतिनिधि चुना है क्लाइमेट चेंज टॉक्स के लिए। तो ट्रंप साहब जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके बाद उन्होंने फौरन पेरिस अकॉर्ड जो क्लाइमेट चेंज का है उसमें से अमेरिका को विथड्रॉ कर लिया। सबसे पहले जो बाइडेन साहब की बात हो रही है कि कई वो कार्यपालक आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करेंगे पहले दिन ही अपने कार्यकाल में। उसमें एक आदेश होगा कि क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड में यूएस फिर से वापस आएगा और सक्रिय अंशदान करेगा, योगदान करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी बात है कि जैसे WHO है, WHO में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने समय में काफ़ी बातें उठाई थी चीन के खिलाफ, खासकर जब संबंध काफ़ी ख़राब हो गया चीन के साथ, तो उन्होंने वो चाइना वायरस वगैरह भी कहा था
उस पर अभी इस समय जांच चल रही है WHO की, और जो विशेषज्ञ दल वहां गए हैं उन्होंने कहा है कि चीन और WHO दोनों को बहुत पहले ही एक अलर्ट जारी करना चाहिए था जब उन्होंने देखा कि कोविड फैल रहा है, का संक्रमण हो रहा है। तो ये तो एक प्रिलिमिनरी उनकी जांच है। जो जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं WHO के संदर्भ में, अभी ये स्थिति बनी है कि वैक्सीन बहुत सारे देशों में, फाइजर, मॉडर्ना, हमारे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला वैक्सीन भी उपलब्ध है, रशिया और चीन के भी वैक्सीन उपलब्ध है। इसमें विकसित देश जो हैं, खासकर G7 देशों की अगर बात की जाए तो मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके यहाँ जितनी आबादी है या जितने लोगों को वो सोचते हैं टीका दिया जाए, उससे 5-7 गुना उन्होंने, कभी 2 गुना 3 गुना उन्होंने वैक्सीन खरीदने का करार कर लिया है। तो इसके चलते जो वैक्सीन कंपनियां हैं वो अगले 1 साल तक शायद इन्हीं को, विकसित देशों को ही आपूर्ति करती रहेगी, और जो विकासशील देश हैं, खासकर अफ्रीका में है, एशिया में है, साउथ अमेरिका में है, उनको वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसमें WHO में अगर US फिर से सक्रिय रूप से योगदान करता है, जो ट्रंप के 1 साल में, पिछले 1 साल में नहीं हो सका, तो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होगी। ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हो रही है कि हमने अपने लोगों को सुरक्षित कर लिया, हमने वैक्सीन खरीद लिया, करार कर दिया, अग्रिम दे दिया, ये बात नहीं रहेगी। सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा, इसके संबंध में पहल होगी, और सभी देश अगर वो एकजुट होकर एक टेबल के पर बैठे तो ये कर सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है कि ट्रंप साहब भी, ये बाइडेन साहब भी इसमें पहल जरूर करेंगे। अब बात रही जैसे ईरान की, जो G5+ चाइना ने ईरान के साथ एक समझौता किया था कि वो न्यूक्लियर फ्यूल का एनरिचमेंट नहीं करेंगे, और वेपन्स के लिए जो वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सब बंद कर देंगे। तो ट्रंप के आने के बाद तुरंत उन्होंने, US ने विथड्रॉ कर लिया था इस अग्रीमेंट से। उसके बाद उन्होंने बड़ा ही कठोर सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर। यद्यपि ईरान के विरुद्ध में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि इसमें जो करार के तहत इंटरनेशनल वो इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शंस होते थे, तो ईरान के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं उठी थी कि वो इस करार के विरुद्ध काम कर रहा है। लेकिन ट्रंप साहब किसी कारणवश उससे निकल गए। इसके चलते ये बात हुई है कि चीन, कुछ हद तक रूस और पाकिस्तान इसमें कूद पड़ा है, और चीन के साथ जो ईरान के संबंध और नज़दीक होते जा रहे हैं, क्योंकि US इसमें से बाहर निकल गया, और बाकी वेस्टर्न देशों ने भी कहा कि हम इसमें हैं, अभी भी हैं, और ईरान के साथ हम बरकरार रखेंगे अपना समझौता, लेकिन उसमें कोई जोर नहीं रहा। बाइडेन साहब ने कहा है कि वो फिर से इसको रीनेगोशिएट करेंगे और तुरंत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये बात सही में वो आगे ले जाते हैं। तो चूंकि ईरान ने भी कहा है कि वो भी प्रतीक्षा कर रहा है कि बाइडेन साहब के आने के बाद किस प्रकार का पहल किया जाता है और इस समस्या का समाधान हो सकता है कि नहीं। इसमें पहले जो करार हुआ था उसमें G5+ चाइना थे, लेकिन सऊदी अरेबिया या गल्फ के देश नहीं थे। उन्होंने कहा है कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हमें भी उसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे कि हम भी अपनी बातों को रख सकें ईरान के सामने और देशों के सामने। तो इसमें मिडिल ईस्ट में जो शांति कायम करने की बात है, जो कोशिश होगी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले दिनों में। ये कोई 1-2 महीने में, 4 महीने में शायद नहीं हो पाएगी, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लगेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कदम होगा।
जैसा कि आपने बताया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व के स्तर पर शायद ये बहुत बड़ी पहल होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बहाली में एक कदम धीरे धीरे ही सही वो आगे बढ़ेंगे और इसका पूरे विश्व पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि शायद उसके असर पूरे विश्व पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस संबंध परिवर्तन की दिशा से भारत कितना प्रभावित होगा ये भी हमें समझना जरूरी होगा, क्योंकि भारत जो है वो न सिर्फ ईरान को लेकर के बल्कि अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर के जो अभी तक बहुत खराब चल रहे थे, क्या बाइडेन के आने के बाद, क्योंकि अब चीन जिस स्थिति में है और अमेरिका है तो वो 4, 6, 8, 10 सालों में इतना परिवर्तन हो गया है कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर सबसे पहले मैं ईरान के संदर्भ में बात कर लूं, हमारा ये सर्वविदित है कि चाबहार का जो बंदरगाह है उसमें वहां से एक रेल लाइन हम बिछा रहे हैं और हमारा मकसद है कि हम सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक्स हैं जहां पर तेल है, गैस है, अन्य खनिज हैं, उनके साथ हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो और आने वो यातायात की सुविधा हम बनाएं। दूसरी बात यह है स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से कि जो ग्वादार का जो बंदरगाह है, जो चीन की नेवी जिसका इस्तेमाल करेगी आने वाले वर्षों में, शायद अभी ही करना शुरू कर दिया है, तो ग्वादार से उसकी दूरी चाबहार की बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो समझौता हुआ है पिछले 6-8 महीनों में चीन और ईरान के बीच, जिसमें रूस भी भागीदार है, उसमें चाबहार से कुछ ऐसा हुआ है कि ईरान ने कहा है कि ये ऑफिशियल सोर्सेज से अभी तक नहीं स्पष्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चीन से पैसे ले लेंगे और हम बना लेंगे, क्योंकि उसमें कई बाधाएं आई थी हमारे उसमें निवेश में कि ये रेलवे लाइन और बंदरगाह का विस्तार हो। तो ये जो स्थिति है ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बंदरगाह एक तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ संबंध, यातायात संबंध सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है, दूसरा ग्वादार पर नजर रखने के लिए हमारे लिए जरूरी है। तीसरी बात है कि वो बिल्कुल जो पाकिस्तान का जो की सीमा है और अफगानिस्तान की सीमा है, दोनों के बहुत करीब है। तो वहां पर स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से अफगानिस्तान के में हमारे जो हित हैं, हमारी जो इंटरेस्ट है, उनकी रक्षा के लिए भी वहां ये बनना जरूरी है और उसके लिए ये जरूरी है कि चीन उसमें से विथड्रॉ करे। और अगर ईरान के साथ संबंध अच्छे होंगे या कुछ हद तक बेहतर होंगे अगर यूएस के साथ में, तो स्वाभाविक है कि चीन को वहां से कुछ वो जो स्पेस जो चीन ने ऑक्युपाई कर लिया है, यूएस द्वारा वेकेट किया हुआ स्पेस, वो यूएस ऑक्युपाई करेगा और उसमें हमारी भी कुछ बातें रहेंगी। ये तो ईरान के संदर्भ में बात हुई। जो चीन और अमेरिका की बात है, ये लोग कहते हैं कि ट्रंप साहब ने बहुत ही कड़े कदम उठाए चीन के विरुद्ध में और खासकर इंडो पैसिफिक के संदर्भ में। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिवट की बात है, पिवट टू द ईस्ट टू एशिया, ये पॉलिसी, ये नीति प्रेसिडेंट बराक ओबामा के समय में शुरू की गई थी, जिसमें बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसी समय जो जापान में सेनकाकू, जो एक विवादित एक द्वीप है सेनकाकू आइलैंड, जिसमें चीन ने एक एयरफोर्स का रनवे बना लिया था, उसके ऊपर से ओवरफ्लाई करने यूएस के प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स ओवरफ्लाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हम नहीं मानते हैं कि चीन के का ये द्वीप है। तो ये चीन ने उसके बाद से और भी कदम कई उठाए ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, और कई देशों को उन्होंने उनकी जो समुद्री सीमा थी उसके अंदर के खासकर जो खनिज पदार्थ हैं और भी तेल है, ये सब रिसोर्स के लिए उन्होंने अपना दावा ठोकना शुरू किया और उनको परेशान करना शुरू किया, उनको डराना शुरू किया। तो ये एक, अगर आप एक अनब्रोकन चेन अब देखें अगर फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट बराक ओबामा, तो ट्रंप ने उसी को और आगे बढ़ाया है और कुछ बातें भी ऐसी कही हैं, कठोर शब्द का इस्तेमाल किया जरूर है, वो तो उनके एक
आदत सी थी। उसमें एक जो डेवलपमेंट हुआ है वो है कि क्वाड का गठन एक फॉर्मल रूप में हुआ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया। इंडो पैसिफिक में शांति बरकरार रखने के लिए वहां पर जो जहाज हैं, जो हमारे ट्रेड हैं, उसके रूट्स खुले रहेंगे, किसी एक देश का उस पर बोलबाला या वर्चस्व नहीं रहेगा, इसके लिए ये कहा गया है। तो ये क्वाड वाली बात जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन भी इसको आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। हालांकि वो शायद डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। तीसरी बात है, जो इस कोविड पैंडेमिक में जो बात सामने आई है उभर कर, कि चाइना बहुत सारी चीज़ों के जो कोर कंपोनेंट्स हैं या जो एसेंशियल जो सर्किट्स जैसे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारे चीज़ चीन में बनते हैं। और अगर चीन किसी देश को निर्यात करने को मना कर दे तो उस देश के लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। इसके लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव कुछ दिन पहले, 4-6 महीने पहले शुरू किया है, और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि यूएस को भी योगदान करना चाहिए, जिससे कि ये एक और मजबूत संगठन के रूप में उभरे और चीन के अलावा विकल्प के रूप में दूसरे जो किसी देश को या कई देशों को, जैसे कोरिया है, थाईलैंड है, भारत है, इसमें औद्योगिक विकास हो कि चीन के विकल्प के रूप में, जिससे कि कोई चीज में चीन सारे विश्व को ब्लैकमेल या थ्रेटन नहीं कर सके कि हम आपको इस चीज का निर्यात नहीं करेंगे और आपको और कहीं से मिलेगा भी नहीं। तो ये जरूरी है। तीसरी बात इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बहुत रुचि लेकर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाई थी, जिसका मूल उद्देश्य था कि एक तो कि जो पैसिफिक क्षेत्र के जो देश हैं उनके साथ में व्यापार के संबंध और सुदृढ़ हों और चीन को उसमें से बाहर रखा जाए, जिससे कि जो स्टैंडर्ड्स इस अग्रीमेंट में सेट किया जाएगा वो चीन को बाद में चल के स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने शपथ लेने के कुछ ही समय बाद इसमें से अमेरिका को बाहर कर लिया। तो इसके चलते भी अमेरिका का पोजीशन जो है, लीडरशिप रोल जो है, वो संकट में आ गया, संदेह के घेरे में आ गया। खैर, बाकी देशों ने मिल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव टीपीपी बाद में साइन किया, जो उससे वाटर्ड डाउन वर्जन था। तो मेरा ख्याल है, चूंकि प्रेसिडेंट बाइडेन बहुत सारी चीज़ों में ओबामा साहब के साथ में उन्होंने जो काम किया है, जिन चीज़ों पर पहल किया था, वो सब चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये टीपीपी फिर से कायम होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये कायम होगा। लेकिन अगर ओबामा साहब के रास्ते को बाइडेन आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो भी कदम जो है, खासतौर से आर्थिक क्षेत्र के जितने कदम हैं, वो भारत के लिए नुकसानदेह तो कम से कम नहीं कहे जा सकते, फायदेमंद ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो चीन पे बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं रखना चाहता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ये? बिल्कुल। प्रेसिडेंट बाइडेन भी वही करेंगे जो कुछ हद तक प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था, उसके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने किया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप एक शॉर्ट टर्म व्यू रखने वाले आदमी थे। उन्होंने जो भी चीजें की हैं वो ट्रांजैक्शनल नेचर की थी, आप ऐसा कीजिए तो मैं ऐसा कर दूंगा। प्रेसिडेंट बाइडेन जो करेंगे, हमारी आशा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटीज हैं उनके तहत में कार्रवाई करेंगे। जैसे ट्रंप साहब ने जो चीन पर सैंक्शंस लगाए ट्रेड पर, वो डब्ल्यूटीओ में के कंपैटिबल नहीं था, डब्ल्यूटीओ के करार के विरुद्ध था। चीन ने भी उसमें रिटेलिएटरी एक्शन लिया, वो भी डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध था। बाइडेन साहब ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन साथ ही साथ चीन जो डब्ल्यूटीओ समझौता के विरुद्ध में या उसका आड़ लेकर के गलत तरीके से उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, उस पर सभी अन्य देशों को इकट्ठा करके एक योजनाबद्ध तरीके से उस पर चीन को डिसिप्लिन करने की कोशिश जरूर करेंगे डब्ल्यूटीओ में। ये हमारा अनुमान है।
इसका मतलब ये हुआ कि WHO हुए या जो और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, उन पर फिर से अपना हक जमाने की कोशिश अमेरिका करेगा, जरूर करेगा, और वहां पर लीडरशिप देने की कोशिश करेगा। और लीडरशिप में एक बात होती है कि हर जो भी देश लीडरशिप देना चाहता है उसको कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसको एक योगदान देना पड़ता है। ये फ्री में नहीं, निःशुल्क नहीं आता है। तो वो योगदान ट्रंप देना नहीं चाहते थे किसी भी सूरत में। उनका जो अंतर्निहित जो उनका तर्क था वो था कि यूएस ने अन्य देशों के लिए बहुत कुछ किया है विगत दशकों में, अब यूएस को उन देशों को उसकी भरपाई करनी चाहिए। तो ये हमारे समझ में से बाइडेन साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो लीडरशिप देंगे और वो भी योगदान जो होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन यूएस की ओर से, वो करेंगे। और उसके एवज में वो मांगेंगे कि अन्य देश जो इसमें सम्मिलित होंगे वो भी अपना अपना योगदान दें और कंट्रीब्यूट करें। लेकिन चीन को डिसिप्लिन करना यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल गैप था चीन और यूएस के बीच में, वो सिमटता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। जी जी। मिलिट्री के अगर आप दृष्टिकोण से देखें तो चीन के पास ज्यादा सैनिक हैं, ज्यादा प्लेन्स हैं। चीन की नेवी आज यूएस की नेवी से बड़ी है। उनके यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर कम है, लेकिन नेवल शिप्स जो हैं वो ज्यादा हैं, उनके पास सबमरीन्स ज्यादा हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें, जो इकोनॉमिक डोमिनेंस की बात है वो मिलिट्री पावर, मिलिट्री डोमिनेंस के साथ साथ बढ़ती है कदम पर कदम रख के। तो उसमें यूएस को चीन अभी ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी या लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है परचेजिंग पावर पैरिटी के दृष्टिकोण से, और कुछ वर्षों में वो नॉमिनल वैल्यू पर भी अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यूएस में ये जागरूकता अब आई है कि उनको चीन अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को, ट्रीटी को अगर उसका दुष्प्रयोग कर रहा है, उसके आड़ में कुछ नाजायज फायदा उठा रहा है, तो उससे रोकना चाहिए। और चीन का जो कंट्रीब्यूशन है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जैसे अगर वो लीडरशिप लेना चाहता है या कम से कम कुछ अंश लेना चाहता है लीडरशिप का बाइपोलर वर्ल्ड में, तो उसको भी दे ऑल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट, दे कांट बी अ फ्री राइडर। ये चीज जो है किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से अन्य देशों को, खास करके विकसित देशों को एक साथ एकजुट करेंगे, और उसमें कुछ विकासशील देश भी उसमें रुचि रखते हैं। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा उसमें एक हित है, स्वार्थ है। तो हम भी चाहेंगे कि कोई भी देश किसी, जैसे हमारी सीमा को लेकर के चीन ने किया है, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी की बात नहीं सुनता है, कुछ नहीं, और जबरदस्ती की बात कोशिश की थी उन्होंने। तो ये चीज अन्य देशों के साथ, उसके करीब 12-13 देशों के साथ में, जिसके साथ सीमाएं हैं, समुद्री सीमा है, भू सीमा है, सबके साथ झगड़ा चल रहा है। ये चीज रोकनी पड़ेगी। अगर व्यापार के मामले में सब्सिडीज अग्रीमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो अग्रीमेंट है, उनका दुष्प्रयोग करके उसके आड़ में चीन सब्सिडीज दे रहा है और मार्केट कैप्चर कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स, तो वो गलत है। उसमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा। नया अग्रीमेंट अगर या मॉडिफाइड एग्रीमेंट अगर लाना पड़ेगा तो उसके लिए सभी देशों को इकट्ठा होकर के करना पड़ेगा। दादा, एक बड़ी चीज है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बाइडेन सरकार का क्या रवैया होगा, और वो भारत के लिए कितना, मैं फायदे वाला तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कैसा होगा, उसको किस तरीके से समझना चाहिए? इसमें मैं जरा स्मरण दिलाना चाहूंगा कि पेरिस में जो क्लाइमेट टॉक्स फाइनली जिस पर दस्तखत हुए, उसके पहले कोपेनहेगन में हुआ था, जिसमें मूल बातों पर उसमें समझौता हुआ था। और वो जो है कोपेनहेगन का जो समिट था वो लगभग फेल कर रहा था, और अंतिम क्षणों में प्रेसिडेंट ओबामा, जहां पर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कई अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बैठक कर रहे थे, विकासशील देशों के, वहां पर बिना बुलाए वहां पहुंच गए और उन्होंने सबको
संबोधित किया और तब जाकर के एक समझौता बना, उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर जाके पेरिस में अकॉर्ड साइन हुआ। तो बाइडेन साहब तो इसमें कमिटेड हैं और शेष जो देश हैं, चीन खासकर बहुत डीपली कमिटेड है कि इसमें सभी देशों को इसका डिसिप्लिन मानना चाहिए। और जो जीरो एमिशन की बात हो रही है कि 2050 तक नेट कार्बन एमिशन जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, वो जीरो होगा। तो ये जो यूरोपियन देश हैं, कई देशों ने इसको स्वीकार कर लिया है, चीन ने स्वीकार किया है, यूएस अगर स्वीकार कर ले, और भारत ने तो स्वीकार कर ही लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है बार बार कि हमारे जो करार हैं कि हम इस वर्ष तक इस प्रकार का की कटौती करेंगे अपने एमिशंस में, उसके पहले ही हम कर लेंगे। आप देखिए इधर विगत दिनों में दिल्ली में PM 2.5 और PM 10, ये हालांकि CO2 से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पोल्यूशन की बात है, 60 और 100 के जगह पर 950 चल रहे थे उनका लेवल। तो सोचिए कि किस प्रकार से हानि हो रही है। और CO2 के लेवल से जिसका सीधा संबंध है वो है आपका जो हमारा मानसून जो है वो समय पर नहीं आ रहा है, कम समय तक रह रहा है। जो नॉन मानसून पीरियड है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लडिंग हो रहा है। तो एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, फॉरेस्ट्री पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में 2-3 महीने पहले किस प्रकार की आग लगी हुई थी उनके जंगलों में, ब्राज़ील में लगी हुई थी, यूएस में कैलिफोर्निया में पिछले गर्मियों में लगी हुई थी। तो ये सारा जो है टेम्परेचर के बढ़ने से और CO2 के एमिशन से डायरेक्ट ताल्लुक रखता है। तो ये पूरे हमारे विश्व के लिए, सभी देशों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है और इस पर अमेरिका को चीन से सहयोग लेना पड़ेगा और अन्य देशों को भी सहयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा, जिसका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो करना पड़ेगा, और ये अपने हित के लिए ही है। और उसमें एक चीज़ है जिस पर उतना ध्यान लोगों का नहीं गया, वो था कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, आप विकासशील देश हैं, तो आपको वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी। उसके लिए एक फंड क्रिएटेड होगा $100 बिलियन का। उसमें जब छानबीन हुई तो देखा गया कि जिन देशों ने, विकसित देशों ने पहले से करार किया हुआ था कि हम अन्य हेड के तहत में हम इतना अनुदान देंगे या इतनी सहायता पहुंचाएंगे, उसको उन्होंने उसमें डाल करके दिखा दिया कि हमने तो अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो उसमें कुछ सच्चाई लानी पड़ेगी, कुछ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस लानी पड़ेगी, जिससे कि विकासशील देश, चूंकि अगर अमेरिका मान लेता है, चीन मान लेता है, भारत मान लेता है, अन्य देश नहीं मानते हैं, खासकर अन्य विकासशील देश, तो फिर पूरे प्लैनेट के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का नॉर्म अटेंड नहीं हो पाएगा। इसलिए सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा और इसके लिए कई बातें हैं उसके संदर्भ में, लेकिन चीन का सहयोग इसमें बहुत ही जरूरी होगा। दादा, इस पूरे विश्व में और अमेरिका में तो खास तौर से इस समय बेरोजगारी को लेकर के बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। भारत में भी इस समय कोविड के बाद और मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो जो वीजा को लेकर के हमारी समस्या हमेशा अक्सर होती है और बार बार हमारी बाहें जो मरोड़ी जाती हैं फिर ठीक की जाती हैं, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या कोई एक स्थायी नीति बाइडेन सरकार देंगे? बाइडेन सरकार का जो रुख है इमिग्रेशन के संदर्भ में, वो ट्रंप से बहुत अलग है। ट्रंप ने तो दीवार खड़ी करने की कोशिश की, कोई 400 मील की दीवार बनाई मेक्सिको की सीमा पर। बाइडेन सरकार ने कहा है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं, 11 मिलियन, जो मेक्सिको अन्य देशों से आए हुए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स। लेकिन बरसों से कुछ लोग दशकों से वहाँ हैं, यूएस में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा है कि इनको रेगुलराइज करने के लिए, इनको सिटीजनशिप देने के लिए या कुछ बेनिफिट्स देने के लिए सबसे पहले हम कदम उठाएंगे, क्योंकि वो उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको आप आगे बढ़ाएं बात को,
H1B के संदर्भ में जो हमारा मेन एक मुद्दा रहा है कि जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के आने जाने को लेकर के वीज़ा देने में दिक्कतें उठी थी ट्रंप के समय में, उसमें जो फॉर्चून 500 की कंपनियां हैं, बड़े टेक वाली कंपनियां हैं, सभी ने मना किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ऐसा आप करने से यूएस को क्षति होगी, नुकसान होगा, क्योंकि ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल आएंगे, हमारे देश में जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में बाइडेन साहब फिर वही चीज करेंगे। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी पड़ेगी कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट किसी देश में बढ़ता है तो इमिग्रेशन की पॉलिसी, टेम्पररी इमिग्रेशन ही सही, ये तो H1B वीज़ा जो है इमिग्रेशन से संदर्भित नहीं है, लेकिन इसका एक लिंक है, कड़ी है, इसलिए कि अगर आप 6 साल तक, एक बार 3 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए आपको H1B वीज़ा मिलता है, उसके बाद अगर आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो अगर आपको स्पॉन्सर करे तो आप ग्रीन कार्ड के लिए आपका नंबर लगता है। तो संबंध तो है, ग्रीन कार्ड का मतलब है इमिग्रेशन। तो उस संदर्भ में कुछ लिबरलाइजेशन जरूर होगा H1B वीज़ा देने में, लेकिन अभी की जो स्थिति है, बेरोजगारी है, उसमें बहुत रिलैक्सेशन हम उम्मीद उसकी नहीं कर सकते हैं। जो इरिटेंट्स हैं उनको दूर किया जाएगा दादा, क्योंकि अमेरिका तो ऐसा विषय है जिसपे न जाने कितने महीनों बात की जा सकती है, और आपने लेकिन काफी संक्षेप में बहुत सारी चीजों को समझाया हमें। बहुत बहुत आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद।